नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं भारत के पूर्वी मोर्चे पर हो रहे उस साइलेंट टेक ओवर की, जिसने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक सुनियोजित इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी? बांग्लादेश सरकार ने क्या किया है, ये सुन कर के आप हैरान हो जाएंगे। स्कूलों में क्लास 6 से तीसरी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा की है, जिसमें मंदारिन, चीनी भाषा जिसे कहते हैं, एक प्रमुख विकल्प है। लेकिन भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने हिंद महासागर में अपने बेड़े तैनात कर दिए हैं और जो आतंकवादी बांग्लादेश से भेजे गए थे, उन्हें पकड़ लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं बंगाल वॉलेंटियर के सेक्रेटरी अनिमित चक्रवर्ती जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। अनिमित्रा जी, बांग्लादेश में ये चल क्या रहा है? क्या कर रहे हैं ये लोग? मनविंदर जी, अगर मैं कुछ संक्षेप में बता दूं, बांग्लादेश में जो हो सकता था वही हो रहा है। इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि 1971 से लेकर आज तक अगर आप पूरा बांग्लादेश का एक दौर करें, सर्वे ऑफ बांग्लादेश, कभी कहां पे भी आप एक पिलर नहीं मिलेंगे आपको जो इंडियंस मार्टियर इंडियन सोल्जर्स के शरण में खड़े कर दिए गए हैं। और आजकल तो ऐसे ही बातें चल रहा है कि बांग्लादेश पे कि सब बहुत खुश थे पाकिस्तान समय में, और 1971 का बांग्लादेश और इंडो सोवियत कॉन्स्पिरेसी था और कुछ नहीं। तो ऐसे नया नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, और इसी चलते बांग्लादेश के नए जो अवतार बन गया है चाइना। जो हमारे जो खबर आते थे तो हमें ये पता चल रहा था कि चाइना एक बहुत मजबूत कड़ी बन रहा है बांग्लादेश पॉलिटिक्स पे। लेकिन अब मंगला पोर्ट को लेकर जो हुआ, जो 30 तक वाटर प्रोजेक्ट को लेकर जो हो रहा है, वो पूरा चाइना का सौंप दिए जा रहे हैं। और ये थर्ड जो मैंडरिन चाइनीज को कंपलसरी, मतलब प्रायोरिटी कंपलसरी बना दिया जा रहा है। इसका मतलब बांग्लादेश अब एक चाइनीज कॉलोनी बन रहा है। और इसका मतलब है कि जो अभी तक जो 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था कि ये हम ले लेंगे, वो ले लेंगे, और अब चाइना आकर ईस्टर्न इंडिया का नियरेस्ट नेबर बन चुका है। और ऐसे चलता रहा तो अगले कुछ दिनों में अगर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ईस्टर्न इंडिया पे जो है बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगो का है, आसाम का है, नॉर्थ ईस्ट का भी है, वहां अगर आप बीजेपी के साथ अगर आप पीएलओ के सोल्जर्स को भी देखे तैनात रखकर, वो भी खड़े हैं वहां पे, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। The People's Liberation Army was in a mood to grab the India Bangladesh। 10 बरस पहले ही हमें यह पता चल गया था कि पीएलए अपने एक जो पकड़ वो मजबूत कर रहा है सीएचटी पे, इसका मतलब चिटागोंग हिल ट्रैक्ट पे। वहां के जो आदिवासी है, जैसे चकमा, द बिगेस्ट आदिवासी कम्युनिटी, वो हर समय इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉलिसीज है, जो पॉलिटिकल जो लीनिएज हेरिटेज है, इस तरह ऐसा कुछ एग्रेसिवली काम नहीं किया। फॉर दैट रीजन एक जो वैक्यूम बन चुका है, वो वैक्यूम को फुल अप करने के लिए चाइना जीतों से कोशिश कर रहा है। और ये जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, चाइना अपनी लैंग्वेज भी वहां इम्पोज कर रहा है। Well, that's the most dangerous thing। अगर आप किसी देश से आप सहायता मांग ले, अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो कभी नहीं हुआ कि उस देश का जो भाषा आप अपने जो ये पाठ्यक्रम जो करिकुलम में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसे कंपल्सरी भी करेंगे। अगर कोई बता दे नहीं भाई ये तो अभी तक कंपल्सरी नहीं हुआ है, तो काल हो जाएगा। क्योंकि इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के जो असलमी रेडिकल्स के जो जंग है, वो जंग बीजिंग का लेकर जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो
हमारे राष्ट्रदूत जी ने जाकर जब बांग्लादेश में इतने बड़े बड़े महान मानवतावाद की है, जो 160 करोड़ जनता अगर मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, दिनेश त्रिवेदी जी। और इंडिया जो अपना वीसा सेंटर्स ओपन कर चुके हैं बांग्लादेश में, अगर आप हाल देखें तो 12 या 14 घंटे के अंदर 1,40,000 एप्लीकेशन पड़ चुका था वीसा सेंटर वीजा के लिए। तो इतना रेड कारपेट भी डालने के बाद अगर उस कंट्री की जो पॉलिटिकल लीडरशिप चाइना के साथ मिल जाए, इसका मतलब है पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है ये जियोपर्टाइज हो गया है। अब कांटे की टक्कर होगी और उम्मीद है ये कांटे की टक्कर बहुत दूर तक जाएगी। अनिल मित्रा जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और देखिए ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये भी कोई अच्छी इंटेंशन से नहीं आए थे। ये क्या करने आए थे यहाँ? ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें इनका एक नेटवर्क यहाँ बना हुआ था। अब भारत में अवैध एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करने का जो सीन है, आपको क्या लगता है, ये क्या कर रहे थे यहाँ? मनविंदर जी, ये जो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे थे, ये 1980 से आ रहे थे। ये कोई साधारण आने वाले, देखिए अगर कोई पड़ोसी देश है, जो देश अच्छे काम नहीं कर रहा है तो उसका लोग पड़ोसी देश में जाते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, ये सही बात है। लेकिन इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ह्यूमन राइट्स के अंदर इसे भी एक भेदभाव कह सकता है, डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस किया जा सकता है, क्योंकि जो अपने कंट्री देश में सुरक्षित नहीं है उसे रिफ्यूजी बोलते हैं। जो अपने देश में सुरक्षित है लेकिन 2 वक्त रोटी कमाने के लिए दूसरे देश पे जाते हैं उसे माइग्रेंट्स बोलते हैं। और लेकिन ये इलीगल माइग्रेशन इंडिया में एक डेमोग्राफिक इन्वेशन बन चुका है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की कागज पत्र या डेली न्यूज का पढ़े, उसका एक मतलब है कि बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ये सब बांग्लादेश के ही है। वो इंडिया उनसे छीन कर ले गए थे, अब वक्त आ रहा है कि उसे इंडिया से वापस कर ले। तो डेमोग्राफिक इन्वेशन ऐसा है कि हर सुबह, हर परगना, हर नुक्कड़ पे इन लोगों का अपना लोग हैं जो यहाँ पे बैठकर भी अपना इकोसिस्टम चला रहे हैं और एक पैरेलल और ऑल्टरनेटिव एक नेटवर्क भी चला रहे हैं। इन लोगों का रिलेशंस हिंदुस्तान में बैठकर ही हिंदुस्तान के अंदर जो जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी है। और जिस जगह के अब जिक्र किए भगवान गोला रेलवे स्टेशन, मैं देख रहा था, मैं जानकारी भी ले रहा था हमारे जो मित्र हैं वहां पे, जो भगवान गोला रेलवे स्टेशन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 या 12 किलोमीटर है। इसके बाद ना 30 to 40 मिनट्स डिस्टेंस पे है। ओके, और जो रायगंज और जो लालगोला का जो रेल ट्रेन है, ट्रेन का जो नेटवर्क है, जो रेल लाइन, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पैरेलल चलता है कुछ देर तक। इसके मतलब वो जो इलाका है आपने बोल रहे हैं वो बहुत नाजुक है। इसमें इस इलाका ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिकिंग्स, ड्रग्स, नारकोटिक्स, वुमेन, चाइल्ड, काउ, या कि हम लोग तो भी सुने वो पे तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी होते हैं उन इलाकों से। तो इसका मतलब आप जानते हैं ये कितना सेंसिटिव इलाका है। और यहाँ से ये लोग पकड़ जाने के मतलब तो जो बात चला है, हम बता दें ये जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये कुछ भी नहीं है। और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया तो 9 के जगह 900 मिल जाएंगे, 900, क्योंकि पिछली 2 वर्ष में अंदर मुर्शिदाबाद में जितने जो अटैक्स हुए थे हिंदुओं के ऊपर, युवाओं का जो लोग थे जो बता रहे हैं कि जो अटैकर्स थे वो कोई आम नागरिक नहीं थे, वो ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स थे। ऐसे बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। बहुत लोग ऐसे बताए कि और दे वर कैडर्स ऑफ द अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। जैसे वो लोग मकान पर घुसे, जैसे छलांग लगाए, जैसे आग फेंका, जैसे गोली की, जैसे गोलियों की बारिश की, ये कोई आम नागरिक नहीं कर सकता। इसका मतलब है डेमोग्राफिक इन्वेशन के अंदर
टेररिस्ट पे इस बार भेजे जा रहे हैं हथियारों के साथ। मुझे पता नहीं है, शायद गवर्नमेंट को पता है, जरूर पता है कि हथियार कहाँ पे है। और इतना मैंने जो जितना ट्रेड्स बोला, जैसे ट्रैफिकिंग, ये ट्रैफिकिंग का एक ही मतलब है, टेररिज्म को स्ट्रेंथन करने का। क्योंकि टेररिज्म करने के लिए पैसा लगता है कि गोली और आपका राइफल तो रास्ते में बिकते नहीं है, 2 और 3 रुपए किलो में ऐसे बिकते नहीं है। तो ये करने के लिए एक मजबूत कड़ी है, एक मजबूत नेटवर्क सिस्टम है, जिसका एक ही मतलब है भारत की तबाही और भारत के हर प्रदेश में अशांति फैलाना। और ये जो मुर्शिदाबाद की ये जो घटना है, जो लोगों की गिरफ्तारी है, ये केवल मुझे लगता है कि एक गिरफ्तारी नहीं है, और जैसे आप कह रहे हैं कि ये 9 नहीं 900 लोग भी हो सकते हैं। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक अलार्म है। अनिमित्रा जी, आपने जो ये खुलासा किया है वाकई में ही बहुत चिंताजनक है। और आपको नहीं लगता कि ये जो गुप्त यात्री हैं जो हमारे बीच में छिप के बैठे हैं, ये बहुत ही बड़ा खतरा है? ये बहुत ही बड़ा खतरा नहीं, ये सबसे बड़ा खतरा है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इंडिया's इंटीग्रिटी। मैंने पिछले दफे भी दूसरे चैनल में बोले थे कि मैंने मीटिंग से बोले थे कि ये जो ऐसा बंगाल में किया गया है सिविलियन मोड से, इसी मोड से, इसी अप्रोच से ऐसा ही नहीं हो सकती इन बंगाल पे। आपको मिलिट्री को बुलाना पड़ेगा। अगर आपका जो बीमार बहुत सख्त है तो आपका दबाव भी उतना सख्त होना चाहिए। तो इसका इलाज एक मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसे आपको रास्ते में लाना पड़ेगा। क्योंकि एसआईआर में जो लोग पास किए गए उसका नाम तो वोटर लिस्ट पे आ गया है, लेकिन जो लोग नहीं हुए और जो जहां पे करना बाकी है वहां पे आपको सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब तो बंगाल में डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में जो सरकार है वही पार्टी का सरकार बंगाल पे है। उसे सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा टू डील विद दिस एक्सट्रीम डेंजर। बंगाल का जो प्रॉब्लम्स है वो पंजाब के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स, ये दोनों स्टेट पार्टीशन हुए थे। तो 1947 से आज तक जितने लोग चले गए पाकिस्तान बनाने के लिए, उनसे ज्यादा पाकिस्तान के समर्थक यहाँ पे रह गए। ओके, वो लोग ऐसे वगैरह ऐसा कुछ राइटिस्ट लेफ्टिस्ट पार्टीज बन के ज्वाइन कर चुके हैं। एक कैमोफ्लेज आ गया जिसे हम अरबिया में बोलते हैं अल तकिया, तो अल तक चल रहा था। लेकिन जब इन लोगों की लोग देख रहे हैं कि उनका अपना वजूद पहले से अच्छे हो रहे हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ ऑल द मेजर्स एंड फोर्टिफाई द अप्रोचेस, वो एकजुट हो रहे हैं इंडिया को मैक्सिमम तबाही के लिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ 2026। और दूसरी बात ये है ना कि ये जो स्लीपर सेल की तरह भारत में पता नहीं कहाँ फैले हुए थे, इन्हें अचानक से वापस भागने की इतनी जल्दी क्यों लगी? इसके एक ही मतलब गवर्नमेंट सख्त हो गया है। एक मतलब द रूल्स आर वेरी रिजिड, और बंगाल पे अब कुछ सिक्योरिटी बिल्स भी लगा दिए गए, लॉस भी ला चुके हैं, जैसे गुंडा दमन जैसे लॉस ला चुके हैं। इसका मतलब उनका जो बिजनेस चल रहा था अभी तक बहुत अच्छी तरह, अभी नहीं चल रहा है। इसीलिए उन लोग लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार बता दूं आपको, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी है। और लौटेंगे और फिर से इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ जी, अभी तक जो मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि 1,40,000 वीसा एप्लीकेशन। कौन है ये 1,40,000? कौन से लोग हैं ये? स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ यहाँ पे जो अपना जो कहते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी समझना है तो आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। ऐसे वीसा और पासपोर्ट पर क्या लिखा है कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग का रियलिटी क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि इसे समझने के लिए आपको माहौल को समझना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो दो भाग थे, ईस्ट और वेस्ट, अगर आप इतिहास को देखें, पाकिस्तान बनाने में ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाल का पूर्वी भाग है, वहां का जो हिस्सा ज्यादा था वेस्ट पाकिस्तान से, क्योंकि ये नैरेटिव्स,
ये जेनोसाइड्स, ये राइट्स यहाँ पे हो चुके थे, ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, कैलकाटा 1946 ऐसा वगैरह वगैरह। तो दे हैव अ कंसिडरेबल लव फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान उनका के लिए उनका मोहब्बत बहुत मजबूत है, और इंडिया सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, क्योंकि इंडिया के हिंदू मेजोरिटी है। बांग्लादेश पे एक कथा चालू है, ऐसे है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम वतन है, लेकिन इंडिया को हमेशा सेकुलर नेशन रहना चाहिए, क्योंकि अगर सेकुलर नेशन ना हो तो वहां से आकर यहाँ पे मजे नहीं कर सकते ना, फॉर दैट रीजन। और इंडिया को जो स्टांसेस बदल रहा है 2014 के बाद में, इनसे ये लोग संतुष्ट, ये लोग बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि पहले इंडिया इतने बड़ा फ्लड वार नहीं करते थे, इतना एग्रेसिव, इतने सख्त रूप से बात नहीं करते थे, लेकिन आप बात करते हैं। तो अभी तक वो लोग लौट रहे हैं, अभी के लिए लौट रहे हैं, लेकिन ये आशा है कि वो फिर इंडिया में लौटेंगे। और अनी मित्रा जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, चाइना जिस तरीके से बांग्लादेश में डोरे डाल रहा है, अब एजुकेशन में उनका दखल, उनके जो सामरिक चीज़ें हैं, सामरिक बंदोबस्त है, उसमें उसका दखल, तो ये तो एक तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा है ना? क्योंकि उन्होंने वहाँ अपने रडार भी लगा दिए हैं, हालाँकि भारत ने भी अपने बेड़े वहाँ खड़े कर दिए हैं। तो कैसे देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश पे चाइना पूरा हावी हो चुका है, या हावी होने की कोशिश नहीं, हो चुका है। अगर आप लैंग्वेज को लेकर इतना प्रायोरिटी दे रहा है, इसका मतलब हावी हो गया है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए बांग्लादेश के पास एक ही अवसर है, वो है चाइना। और इसके बारे में और एक बात बता दें कि चाइना में बहुत दिनों से चाइनीज अथॉरिटी के खिलाफ उइगुर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार, बहुत सारे एट्रोसिटीज के बहुत कंप्लेंट्स में आ रहे थे। इसके बावजूद बांग्लादेश पे चाइना अपना पकड़ मजबूत कर रहा है, और कर चुका है। इसका मतलब वो उमा छोड़ दीजिए, बांग्लादेश के इस्लामी रेडिकल्स को चाइना चाहिए इंडिया को मात देने के लिए। तो इसी तरह वो किसी का भी पालतू कुत्ते बन सकता है, अगर चाइना हो या और दूसरे कंट्रीज हो, जो इंडिया को खत्म करने या इंडिया का तबाही मचाने की को क्षमता रखता हो, उस किसके भी ओरिजिन हो सकते हैं। और अक्सर अनिमित्रा जी, ये देखा गया है कि घुसपैठिए यहाँ आकर के अपनी पहचान बदल लेते हैं। आपको क्या लगता है, जो सीमावर्ती ज़िले हैं, वहाँ के कुछ लोग उनकी मदद करते हैं ना, इसीलिए तो ये घुसपैठ मुमकिन हो रही है? इस पर कोई सवाल ही नहीं होता। अगर अब वो जॉली एलएलबी देखे ना, अपना वो जो जी। अक्षय कुमार वाला, जो एक मिलिट्री को लेकर आते थे, पंडित बन चुके हैं, वो काशी में रहता था। अब यह तो सीन जो जो का बोलो, जो अक्षय कुमार जी बोल रहे हैं, तो दो ब्राह्मण का भी शास्त्रार्थ हो जाए, और कुछ ही अंदर के कुछ ही देर के बाद वो बोले ये अल्लाह, इसके भी अगर इससे भी और कुछ हो सकता है क्या? ऐसे है कि हिंदू बनना सबसे बड़ा, सबसे इजी काम, सबसे वो तो मतलब इजी को हिंदी में क्या कहते हैं चाचा? इजी को हिंदी में क्या कहते हैं? इजी वर्ड को सबसे सुविधाजनक क्या कहते हैं? आसान, सॉरी। आसान। सबसे आसान काम है, आसान काम है हिंदू बनना। एक तिलक लगा दीजिए, हरे कृष्ण हरे राम बोल दीजिए, अब हिंदू हो गए हैं। कौन जाकर पूछ रहा है आपका नस्ल क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप कौन से आश्रम से है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत से इलाका है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे, जो जहाँ के आप देखेंगे अचानक हिंदुओं का सबसे पॉपुलेशन बढ़ चुका है इस गांव में। वो लोग हिंदू पॉपुलेशन, तो हिंदू नहीं है, वो लोग वहां से आए हैं, वो कैमोफ्लेज करके बन चुके हैं। और वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अगर आप बसीरहाट को देखे और कुछ इलाका में देखे जो इंडिया बांग्लादेश में, एकदम सेंसिटिव है। इसीलिए मेरे संगठन ने एक समय मांग की थी कि कश्मीर पे जैसे सोपोर में आप आर्म्स ट्रेनिंग दे रहे हैं जनता को, ऐसे वो हमारे इंडिया बंगाल पे देना पड़ेगा और देना चाहिए। हम लोग एक बार अपील किए थे, लेकिन हम और भी अपील करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सिचुएशन इतना नाजुक है, इतना भयंकर है, तो आपको पीपल्स आर्मी के जैसा कुछ सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं ये जो
लोग पकड़े गए हैं, इन्हीं की बात हम्म करूँ तो देखिए सवाल ये भी है ना कि ये किसी मिशन को अंजाम दे के भाग रहे थे या पकड़े जाने का डर था, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हम्म हम्म। आपको क्या लगता है? देखिए, मिशन तो एक ही है, इंडिया के तबाही। मुझे अब तक अभी पता नहीं है कि इंटेलिजेंस के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, हाँ, मिशन पे है। मिशन हाफ कर चुके हैं और अभी लौट रहे हैं, फिर लौटेंगे मिशन पूरा फुल करने के लिए। मिशन तो है, ये 47 से मिशन चल रहा है, ये कोई नई मिशन नहीं है। ये डेमोग्राफिक इन्वेशन भी वही मिशन के अंतर्गत ही है। नो न्यू मिशन इज देयर, द सेम एज ओल्ड मिशन। जब पाकिस्तान के समय हो गया था तो हिंदुस्तान का हिंदुओं की तबाही, यही मिशन है। और ऐसे इस पार भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं नाम नहीं अच्छी लेना चाहता, जो उस पार के लिए बहुत फ्रेंडली है, जो बहुत बंधुत्वपूर्ण है, जो उस पार को बहुत जानते प्रेम हैं, रखते हमेशा हैं। ऐसे कहता है, हमेशा ही कहता है ना, उस पार पे तो गरीबी है, लाचारी बहुत है, इसीलिए ये इस पर आते हैं। गरीबी और लाचारी कैसे है भाई? अगर आप देखें, वो जो इंडस्ट्रीज है, वो उस वहाँ के जो रहते हैं, उन लोगों का जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, और शायद हमसे भी ज्यादा पैसा वाला बहुत बेहतर मोबाइल यूज करते हैं। कहाँ से आ रहा है? फिलीपींस से आ रहा है, जापान से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। इसका मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई अफोर्ड कर सकते है तो कैसे गरीबी और लाचारी की बात है? कोई गरीबी और लाचारी की बात नहीं है। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज पे कुछ लगता है, जो जानते हैं उसके इन मिशन के बारे में, जो इनको सहायता दे रहा है यहाँ पे रहने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए। जैसे आपको 2008 पे वो जो ताज मुंबई ताजपुर का समय जो हुआ था, यहाँ उनको लोग के शेल्टर्स दिए गए थे, हमें तो ऐसे खबर चली है। ऐसे ही चलता है, जो वहां पे हुआ यहाँ पे भी हो रहा है। शेल्टर्स यहाँ के लोग दे रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की इफिशियंसी पर निर्भर करता है कि ये लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन शेल्टर प्रोवाइड कौन कर रहा है, कौन सा तख्ता कर रहा है, कौन सा सामाजिक श्रेणी कर रहा है, ये सभी उतने ही जल्दी पकड़ना जरूरी है। आपने सही कहा और जिस तरीके से अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो यकीनन जो हम्म सरकार है, जिस तरीके से फेंसिंग पे जोर दिया जा रहा है और ये पकड़-धकड़ हो रही है, इससे पता चलता है कि सरकार को भी कुछ जानकारियाँ हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अनिमित्रा जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।